दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं आज से 17,000 साल पुरानी दुनिया में, जब इंसान अलार्म लगाकर नहीं सोता था, जब बैंक का लोन भरने की कोई टेंशन नहीं थी और ना ही नौकरी करने का कोई प्रेशर। असल में उस दुनिया ने पैसे के बारे में सुना ही नहीं था। 15,000 ईसा पूर्व का इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उसे पेट भरने के लिए शिकार करना होता था और दूसरा काम था अपने जीवन की सुरक्षा करना। लेकिन इंसान को भगवान ने जो दिमाग लगाया है, यह एक वक्त में एक ही काम करता है। कुछ कबीले शिकार करने में माहिर थे और कुछ कबीले हथियार अच्छे बनाते थे। लेकिन एक ही कबीला दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता था। जिन कबीलों के पास शिकार करने का कौशल था, अच्छे हथियार नहीं थे, वो अक्सर जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे। जो हथियार अच्छे बनाते थे, उनके पास शिकार को पकड़ने का कौशल नहीं था और वो अक्सर खाली हाथ वापस घर लौट आते थे। शिकार उनके हाथ हर रोज नहीं लगता था, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। इसी भूख ने दो कबीलों के बीच सबसे पहले व्यापार को जन्म दिया। शिकार करके लाए गए मांस के बदले में हथियार देने का लेन देन शुरू हुआ और इसमें दोनों कबीलों का ही फायदा था। इस तरह बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई, जो चीज़ों के लेन देन के लिए यूज़ होने वाला कमर्शियल टर्म है। बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत का क्रेडिट मेसोपोटामियन ट्राइब्स को जाता है। मेसोपोटामिया एशिया के दक्षिणी पश्चिमी एरिया का नाम है, जहाँ पर आज इराक देश बसा हुआ है। यहाँ पर कभी मेसोपोटामियन ट्राइब्स का रहन बसेरा था, जिन्होंने इस बार्टरिंग सिस्टम के जरिए इंसानों की काया पलट का रास्ता खोला था। व्यापारिक संबंध बनाने के मकसद से अब ये ट्राइब्स पहले की तरह एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं रह गए थे। लड़ाई झगड़ा छोड़कर सारे कबीले मिलजुल कर रहने लगे थे और सिविलाइजेशन के नए नियम और कानून सीख रहे थे। इंसान अब जंगलों में भटक कर शिकार करने के अलावा खेती बाड़ी करना भी सीख गया था। जब लेन देन की चीज़ों की संख्या बढ़ी तो बार्टरिंग सिस्टम की वीकनेस सामने आने लगी। कौन सी वस्तु किसको दी थी और किस कबीले से क्या लेना था, इसका हिसाब किताब करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसका हल निकालने के लिए मिट्टी की तख्तियों पर लिखकर नोट्स बनाने का चलन शुरू हुआ और इस तरह इस मसले का भी हल निकाल लिया गया। अब बार्टरिंग सिस्टम की दूसरी समस्या यह खड़ी हुई कि एक कबीले के पास जो वस्तु थी वह तो बेचना चाहता था, पर दूसरे कबीले को कभी कभी उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि खेती करने से भोजन की समस्या अब लगभग हल हो गई थी। तब ट्रेड करने के लिए एक ऐसी वस्तु का इस्तेमाल शुरू हुआ जो सबको चाहिए थी और कोई उसको लेने से इनकार भी नहीं करता था, और वो था पैसा। लेकिन वो आज का डॉलर, रुपया या दिरहाम नहीं था। ये थी कमोडिटी मनी, यानी हर वो चीज़ जो मूल्यवान थी और हर कोई उसके साथ ट्रेड करने के लिए राजी था। यह मूल्यवान वस्तुएं थी चाकू, छुरियां, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, सोना, चांदी, गाय, भैंस, तंबाकू, शराब, नमक, मोर के पंख, सी शेल्स और इंसान। कमोडिटी मनी की भी एक समस्या सामने आई। इसमें यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सी वस्तु की कितनी कीमत लगानी है। हर किसी को ऐसा पैसा चाहिए था जो कभी खराब ना हो। आज से 2600 साल पहले एंशियंट ग्रीक में सोने और चांदी को ढालकर मुद्रा बनाई गई। इस मुद्रा पर शेर और बैल का स्टैंप लगता था। इसका नाम द लिडियन कॉइन था और द लिडियन कॉइन के बाद सिक्कों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने का दौर शुरू हो गया था। अब हर बादशाह अपने नाम के सिक्के डलवाकर प्रजा में चलाने लगा था। सिक्कों ने व्यापार आसान कर दिया था और किसी को भी सिक्कों के बदले सामान लेने या देने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सिक्के भी जब कम होते हैं तो गिने जा सकते हैं। अगर सिक्के हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो उनका हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाता है। जब विदेशी व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, सिक्के जितने ज़्यादा होते उनका उतना ही ज़्यादा वजन भी होता और समुद्री मार्ग से एक किनारे से दूसरे पर लाने ले जाने के लिए बड़ी मुश्किल आने लगी थी। सिक्कों की गिनती करने की भी समस्या बहुत बड़ी थी और उनके चोरी होने का खतरा भी। फिर ज़रूरत महसूस हुई किसी ऐसी चीज़ की जो हल्की होने के साथ साथ आसानी से ट्रांसपोर्ट, स्टोर और काउंट हो सके। 1279 में मंगोलिया चाइना के किंग कुबला खान ने बार्क ट्री से दुनिया की पहली मुद्रा बनाई, जो कागज की थी
लोग उसके पास अपने हीरे जवाहरात, सोना और चांदी रखते थे और बदले में कागज का टुकड़ा मिलता था जिसका नाम था IOU, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। कोई भी व्यक्ति इस कागज के टुकड़े को दिखाकर मूल्यवान सामान उसके पास रख सकता था और जब मन करे उस कागज के टुकड़े को दिखाकर वापस ले जा सकता था। कुछ लोगों को शुरू में यह बहुत अजीब लगा था, लेकिन कुबलाई खान को इनकार करने का मतलब था सजाए मौत। लोगों ने सोचा कि इसे सोने चांदी के बदले में ट्रेड करने की बजाय इस कागज के टुकड़े को ही क्यों न ट्रेड किया जाए। इस पेपर नोट का चलन चाइना से बाहर के देशों में भी होने लगा। इस पेपर नोट ने जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत को जन्म दिया जो आज इंसान की जिंदगी पर पूर्णतः कब्जा कर चुकी है, और वो ताकत थी बैंक्स। इंटरनेशनल ट्रेड के बढ़ने से हर इंसान के पास IOU यानी पेपर नोट्स आमतौर पर हो गए थे। इसी वक्त कुछ चालाक लोगों ने एक तरकीब लड़ाई। वो मनचाही मात्रा में IOU छाप कर लोगों को देते थे और बदले में उनसे सोना और चांदी ले लेते थे। लोग भी चोरी होने के डर से उन्हें अपना मूल्यवान सामान देकर बदले में IOU ले लेते थे। लेकिन धीरे धीरे बाजार में पेपर नोट्स इतने बढ़ गए कि उनकी कीमत कम होने लगी। मंदी का दौर शुरू हुआ और महंगाई बढ़ने लगी। लोगों का बैंक पर से विश्वास उठने लगा था। ऐसे में एक दिन तंग आकर सारे लोगों ने बैंक पर दावा बोल दिया, पर उस बैंक के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद कई सालों तक लोगों ने बैंक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपने सोने के सिक्कों को घर पर छुपा कर रखने लगे। इससे पैसों का सर्कुलेशन बंद हो गया और बड़ी उलझनें पैदा होने लगी। सैकड़ों साल पहले 1816 में ब्रिटेन ने एक कानून बनाया कि हम उतना ही पेपर मनी बनाएंगे जितना हमारे पास सोना होगा, यानी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया गया, जिसको फॉलो करके लगभग सारे देशों ने अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से लिमिटेड कर दिया। सन 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस डेवलपमेंट में एक चीज पैसा अपने साथ लेकर आया, और वो थी पैसे की भूख जो कभी नहीं मिटती। 1000 कमाने वाला 10,000 के पीछे भागता है, 10,000 कमाने वाला लाख के पीछे, और लाखों कमाने वाला करोड़ों के। पैसों की यह भूख एक भिखारी से लेकर अरबपति तक हर किसी को है। इसी भूख के कारण पेपर मनी दुनिया में ऐसा मोड़ लेकर आया जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। देश में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और देश में पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 1930 में अमेरिका में डिफ्लेशन की वजह से माहौल बहुत खराब होने लगा था। वस्तुओं की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा भी नहीं कमा पा रही थी कि वो कर्मचारियों को वेतन दे सके। अर्थव्यवस्था क्रैश करने लगी और लोग बेरोजगार होने लगे थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया, और अब पेपर मनी बिल्कुल आज़ाद था। अब बैंकों के पास वो ताकत फिर से लौट आई जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना उनको खूब पहले से आता था। बैंक फिर से मनचाही अमाउंट में नोट छापने लगे और नोटों के बढ़ने से इन्फ्लेशन होने लगी। इस पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिकन सेंट्रल बैंक फेड को बनाया ताकि देश में पैसा नियंत्रित और बैलेंस्ड रहे। दोस्तों, डॉलर अब IOU नहीं रहा था। अब आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते थे। अब वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसका अपने आप में ही एक मूल्य था। पेपर मनी ने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया। इससे कुछ भी खरीदा या बेचा जा सकता था और इसे आसानी से कैरी भी किया जा सकता था। समय के साथ साथ वक्त की कीमत बढ़ने लगी और अब मिनटों सेकंडों में पैसों का आदान प्रदान करने की ज़रूरत समझी जाने लगी। फिर 1980 में लॉन्च हुई इलेक्ट्रॉनिक मनी। डिजिटल मनी से लाखों करोड़ों का ट्रांसफ़र नैनो सेकंड्स में होने लगा। इसे गिनने में टाइम भी नहीं लगता और चोरी होने का भी खतरा नहीं रहा। बैंकों को प्रिंट करने की भी मशक्क़त नहीं रही, बस डिजिट्स टाइप करके काम होने लगा। दोस्तों, आज डिजिटल मनी के बिना हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं है। एक क्लिक से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है। डिजिटल मनी के आने से दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है, लेकिन डिजिटल मनी की भी एक कमी है और वो है हैकिंग। इसके सॉल्यूशन के लिए 2009 में लॉन्च हुई एक ऐसी मुद्रा जिसको हैक करना नामुमकिन है, और वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको बनाने वाले का नाम है सतोशी नाकामोटो।
बिटकॉइन का सरकार से कोई लेना देना ना होने के कारण डार्क वेब पर बिटकॉइन का इस्तेमाल गैर कानूनी चीज़ों जैसे हथियार, ड्रग्स और सुपारी देने जैसी गतिविधियों में होने लगा था। लेकिन बिटकॉइन की एक खासियत है कि ये इतना प्रोटेक्टेड है कि इसे हैक करने में बड़े बड़े हैकर्स के भी हाथ खड़े हो जाएंगे। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत $0 थी। 2011 में इसकी कीमत सिर्फ $1 थी और देखिए आज 2022 में इसकी कीमत $29,871 है, यानी भारत के 23,15,000 से भी ऊपर। बिटकॉइन एक स्कैम है या फिर फ्यूचर में यूज़ होने वाली कोई नई करेंसी, यह तो समय ही तय करेगा। इंसान के इतिहास के फ्लैशबैक में नज़र मारकर एक बार देखें तो आश्चर्य होता है कि कैसे कुछ हजार वर्षों में चीज़ों को पैसे के रूप में इस्तेमाल करते करते आज हम ऐसे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिजिट्स में छपा हुआ है। दोस्तों, एपिसोड में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में अपनी राय दें। आने वाले वीडियोज़ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार।